प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौतमपुरा ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक हूँ। मैं आज कल आपकी चर्चा की थी कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, उसमें समानता के अधिकार के बारे में आपको बताया। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में जो है 6 जो अधिकार या 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं और उन स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपके पास जो है चर्चा की गई कि कौन कौन सी जो स्वतंत्रताएँ आपको 6 दी गई हैं। इसके बाद जो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा की, अनुच्छेद जो है 25 से 26 तक जो है बताया गया, 28 तक जो है उसके बारे में भी चर्चा की गई। उसके बाद जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है अधिकार के बारे में भी चर्चा की, जो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक बताया गया। उसके बाद जो आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया। उसके बाद जो 5वां जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में चर्चा की गई और जो आपको अच्छे से बता दिया गया कि संस्कृति शिक्षा संबंधी जो है अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है। 29 में कहा गया है कि किसी भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को अधिकार है। हर व्यक्ति जो है अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी लिपि को बचा सकता है, उसको आगे भी जारी रख सकता है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 30 में ये बताया गया कि धार्मिक संस्थाओं और आदि के बारे में सभी प्रशासकों की नियुक्ति का जो है अधिकार सभी व्यक्ति को है। इसलिए संस्कृति का अधिकार और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में अपन चर्चा की गई। इसके बाद जो आज जो मैं आपके पास चर्चा करने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद संविधान उपचारों के अधिकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि संविधान के उपचारों का अधिकार कौन सा है और उस अधिकार में जो है कौन कौन से जो है अधिकार आपको दिए गए हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि संविधान उपचारों के अधिकार में अपने चर्चा करेंगे कि इसमें अपन को कौन कौन से अधिकार दिए गए। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा जो भीमराव अम्बेडकर ने भी इसके सबसे अच्छा अधिकार बताया गया है। और अनुच्छेद 31 में इसकी बात करते हैं कि अनुच्छेद 31 में है संपत्ति संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है कि किसके पास संपत्ति क्या होगी, कैसे क्या होगी, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। इसलिए 31 में जो है ओनली संपत्ति के अधिकार तो जो था 31 से उसको हटा दिया गया है और उसको संपत्ति के अधिकार में उसको शामिल कर लिया गया है। इसलिए संपत्ति के अधिकार की जो अधिकार दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को जो है संविधान में हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। इसलिए ये जो 31 अनुच्छेद 31 जो था वो भी संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित कुछ पॉइंट थे, इसलिए इसे 31 को जो है उसको हटा दिया गया। और अनुच्छेद 32 में जो है इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत जो है संविधान की आत्मा कहा है या जो है अध्यय कहा है या आत्मा कहा जाता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को तथा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को, ये ध्यान रखना, ये दो अनुच्छेद आपके सामने आए हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 32 है वो उच्च न्यायालय को अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया और 226 जो है इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की गई है कि 5 प्रकार की जो रिट है वो कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट हैं ये जो 5 प्रकार की रिट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट हैं। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कार्पस के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है प्रमादेश, जिसको मेडामेंस के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है प्रतिच्छेद, जिसको जो है प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं, और चौथा है उत्प्रेषण, जिसको सेरिटेसियो के नाम से जानते हैं, और इसके बाद 5वां है अधिकार परीक्षा, जिसको क्यूटो वारंटो के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये सबसे अच्छा जो 5 रिट हैं वो सबको दे रखी है और जो 5 रिट जो है वो बहुत ही अच्छी माने जाते हैं। और 5 रिटों के बारे में जो यहाँ पे देखिए क्यू वारंटो है, ये जो ये शब्द जो है वो क्यू वारंटो है, क्यू वारंटो, इसलिए ये शब्द को हटाकर इसको क्यू वारंटो कर दिया गया। इसलिए
मैं आपको बता देता हूं कि 5 रिट हैं, वो उस 5 रिटों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसके बारे में अपने बात करेंगे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये जो रिट है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि शरीर प्राप्त करना। इसका ये होता है कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है वो अपने सामने उपस्थित होने का आदेश देता है। जिस व्यक्ति को अगर पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित होने का आदेश देता है, जिसके उसके बंधक बनाए गए जाने के कारणों को जाना जा सके, कि उस व्यक्ति को जो बंधन बनाया गया है, मैंने 24 घंटे के बाद में उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाता है। इसलिए उसको आदेश देता है कि जिससे उसके व्यस्त जो बंधक बनाए गए व्यक्ति है उसके कारण क्या हैं, उस कारण जानने के लिए उसको व्यक्ति को यह लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। ये लेख जो है सबसे अच्छा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसकी संरक्षण होगा, और 24 घंटे के बाद उसको न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेषित करना ही होगा। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसकी आगे की कार्रवाई होगी, अगर गुनाह नहीं किया गया है तो किस कारण से उसको अरेस्ट किया गया है उस कारणों का पता लगा जो है सुन करके उसको बाइज्जत बरी किया जा सकता है। इसलिए ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य ये होता है कि सशरीर न्यायालय में उस व्यक्ति को उपस्थित किया जाए और उसको ये आदेश देता है कि मेरे सामने उपस्थित किया जाए, और उसको जो अरेस्ट किया गया है या उसको बंधक बनाया गया है उस बंधनों को जानने के लिए न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है परमादेश, जिसको मेंडामेस के नाम से जानते हैं। ये सबसे जो है इस शब्द का अर्थ ये है कि हम आज्ञा देते हैं। इसका तात्पर्य हो गया कि जब किसी सार्वजनिक या अर्ध सरकारी व वैधानिक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह अगर सही ढंग से नहीं कर रहा है तो न्यायालय परमादेश की मदद से उसे अधिकारी को अपने सेवा ठीक करने का आदेश देता है। उसे कहते हैं मेंडामेस, मानी परमादेश, आदेश देना। अगर कोई अधिकारी सार्वजनिक अधिकारी है, अर्ध सरकारी अधिकारी है या वैधानिक अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अगर सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या जो न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय जो है उस अधिकारी को या उच्च न्यायालय उच्च अधिकारी को या अधीनस्थ न्यायालय नीचे वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करे। इसे कहते हैं मेंडामस या परमादेश। इसके बाद प्रतिषेध आता है, प्रोहिबिशन। ये जो है ये एक जो है आज्ञा पत्र है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जो आदेश देता है कि जो मामला है वो उसके लेवल का है तो मामले में अपने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि ये कार्रवाई उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। अगर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता तो उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देगा, या सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अगर सर्वोच्च न्यायालय साझे की मामला जो है उच्च न्यायालय के पास है वो मेरा मामला है या मेरे क्षेत्र के अधिकार में आता है तो वो उनको आदेश देता है कि ये मेरा जो क्षेत्र अधिकार में आता है ये इसके ऊपर कोई आदेश ना दे ना कोई कार्रवाई करे। इसलिए उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कहता है कि ये मेरे जो ये मामला है जो मेरे क्षेत्र अधिकार में आता है तो आप उस जो क्षेत्र अधिकार के बारे में उसको आगाह कर सकते हैं। इसके बाद उत्प्रेषण होता है जो है रेडी के नाम से जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। उत्प्रेषण का लेकर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का लेकर उस समय जारी किया जाता है जिसमें किसी मामले का निर्णय किया जा चुका है। ये मान लो कि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को जो है जो फैसला सुना दिया गया है लेकिन वो व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और अपना जो है अधिकार मांग सकता है। इसके अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिए जाते हैं कि उसके पास लंबित मुकदमों के न्यायिक निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दिया जाता है। इसके बाद अधिकार परसा क्यों वारंटों के नाम से जानते हैं। ये होता है कि इसका अधिकार ये होता है कि किस अधिकार द्वारा व्यक्ति उस पद पे कार्य कर रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है उस व्यक्ति से पूछ सकता है, जांच की जा सकती है। इस रिट के माध्यम से इसलिए जो किसी भी
के द्वारा दावे की वैधता की जांच की जा सकती है, वह किस अधिकार के तहत वह इस पद पर विद्यमान है। इसलिए अधिकार परीक्षा क्यू वारंटों का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति जिस पद पे कार्य कर रहा है तो उसकी जांच की जा सकती है कि वो सही है या गलत है, जो अधिकारी बैठा है वो वास्तव में वैधता के रूप में बैठा है या नहीं बैठा है, तो इसकी जांच करने के लिए वो क्या करता है, अधिकार परीक्षा अधिकार काम में लिया जाता है। तो उस न्यायालय आदेश देता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पे यहाँ पे विराजमान हो या इस पद पे आप कार्य कर रहे हो। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आज जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में जो मौलिक अधिकार जो 6 बताए गए थे, सबसे पहला अधिकार मैंने आपको बताया समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार बताया मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो चौथा अधिकार जो मैंने आपको बताया शिक्षा संस्कृति का अधिकार, पांचवा अधिकार जो मैंने आपको बताया जो है धार्मिक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक संबंधी अधिकार, और जो छठा अधिकार मैंने आपको बताया जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको अच्छी तरह से इनको बता दिया गया है और कॉपी में भी मैंने आपको जो नोट्स करवा दिए गए हैं, इस नोट्स को अच्छी तरह से कॉपी में आपको उतारना है। आज इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद।